हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक न्यू मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि सर हम गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, जिसके हमारे पास 2 वेरिएंट्स होते थे। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड जिसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो अभी तक हम ये दोनों मेथड सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड निकालते हुए हमने एक ही मेजर काम सीखा था कि सर जो एफएमपी निकाले जाते हैं उसमें हम प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो हमने सीखा था एडजस्टमेंट करने का तरीका। एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल गेन था, उसके बाद नॉन ट्रेड इनकम्स थी। ये जनरली देखने को मिलती हैं और कभी कभार एक्सट्रीम क्वेश्चंस के केस में इक्का दुक्का बार हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इसी का उल्टा ये मिल जाता है। तो ये हमने सीखा था डिटेल में। तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस आप छोड़ दीजिएगा, वहां पर आप सारा कंसेप्ट नोट कीजिएगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ और ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक के प्रॉफिट्स जो अभी तक के हम गुडविल की वैल्यूएशन करते थे उसमें लिखा होता था गुडविल इज वैल्यूड एंड 3 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो अब हम जब पढ़ेंगे तो हमें एक दूसरे मेथड की झलक वहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले जहां पर आप कंसेप्ट नोट कर रहे थे ना, वहां पर पहले मैं आपको कंसेप्ट नोट करवाऊंगा। तो आज की क्लास में सर आप कहां से शुरू करेंगे? तो भाई हम लोग ये वाला मेथड कर चुके हैं, इसमें हम सिंपल एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हम वेटेड एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड जो कि होगा सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के ये नोट मेकिंग आपके पास पूरी की पूरी प्रिपेयर्ड है। ये चार्ट ऑप्शनल था, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो आपने किया हुआ होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स भी हम नोट कर चुके थे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के बाद अब आप नोट करेंगे थर्ड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जहां पर स्टार्टिंग में आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर आप ऐड कर दीजिए सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ओके, अगर हम गुडविल की डेफिनेशन देखते हैं तो हमें यह बताया गया था कि गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर हम गुडविल की डेफिनेशन देखते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लिखवाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि गुडविल फर्म की एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से फर्म को एक्सेस प्रॉफिट्स होता है। लेकिन जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो कहता था नहीं कपूर साहब, एक नई फर्म को तो प्रॉफिट ही नहीं होता, यानी सारे के सारे प्रॉफिट मेरी वजह से हो रहे हैं। तो ठीक है, वो उस मेथड की अपनी सोच थी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड ने उस सोच को बदल दिया। सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है, देखो कपूर साहब, आजकल के लोग जो बिजनेस करते हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल है 10 लाख रुपए की, तो अगर हम किसी का नाम परचेज नहीं भी करेंगे तो भी हम एक नॉर्मल रिटर्न तो जरूर कमाएंगे ना। इसका मतलब एक नॉर्मल रिटर्न होती है जो कि एक न्यू बिजनेस कमाता है, जिसे हम कह सकते हैं लेट अस सपोज 8%। हालांकि इस नॉर्मल रिटर्न को निकालने के भी रूल्स होते हैं, लेकिन अभी हम इस 12th क्लास की स्टेज में उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सर आजकल की जनरेशन ये कहने लगी है कि सर अगर कोई बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाता है और उस पर वो 8% रिटर्न कमाता है तो 80,000 रुपए तो वो भी कमा लेगा। तो वो कहते हैं कि अगर हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद लें और उस एग्जिस्टिंग बिजनेस की वजह से अगर हमें सेम कैपिटल लगाने के बाद हमें 80,000 नहीं, हमें 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कह रहे हैं हमें नया बिजनेस की बजाय एग्जिस्टिंग बिजनेस से जो एडवांटेज मिली वो मिली 10,000, तो हम इसी के पैसे देंगे, हम पूरे प्रॉफिट के पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है,
सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि नहीं भैया, गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट से नहीं निकलेगी, वो सुपर प्रॉफिट से निकलेगी, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहां पर भी पहले वाले की तरह बना हुआ है। फर्क सिर्फ हमारे लिए यहां पर यह है कि यहां पर एवरेज प्रॉफिट्स की जगह वर्ड यूज किया गया सुपर प्रॉफिट्स। तो यहां पर यह चेंज किया गया कि भाई सुपर प्रॉफिट लिए जाएंगे। हमने कहा ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? उन्होंने कहा देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट। हमने कहा एक्सेस प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा एक्सेस प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो कि आपको एक नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट जो एक बिजनेस को होते थे उससे ज्यादा जो प्रॉफिट हैं वो आपके सुपर प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आप यहां पर देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ये कमा रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस ये कमा रहा है, ओके। एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या कमा रहा है? तो एग्जिस्टिंग बिजनेस सर कमा रहा है हमारे पास 90,000। क्या बात है, हमारी कलम चलने को तैयार ही नहीं हो रही। कह रही नहीं भैया हम नहीं मानेंगे। हमने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये जो प्रॉफिट है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कमा रहा है ये है आपका एफएमपी। मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या एवरेज प्रॉफिट्स कमाता है, उसमें से एक न्यू बिजनेस को क्या कमाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई न्यू बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, तो उन्होंने अब एवरेज में से पहले नॉर्मल प्रॉफिट को अलग करने की बात कही। उन्होंने कहा ये जो वैल्यू आएगी इसी का नाम होगा सुपर प्रॉफिट्स। तो सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहां पर भी है सर, तो इसका मतलब पुराना मेथड कहता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ, और ये वाला मेथड कहता है कि सर एवरेज प्रॉफिट में से पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट बच रहा है वही गुडविल की वजह से आ रहा है और उसी के हम पैसे देंगे। कुछ हद तक ये अपनी बात सही भी कह रहा है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता, तो हमने इस बात को मान लिया। आप आजकल अगर सोशल मीडिया देखते होंगे तो सोशल मीडिया में एक बड़ी कहानी आती रहती है, बाबा का ढाबा, मालवीय नगर का। बाबा का ढाबा कुछ था ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको थोड़ा सा सपोर्ट दिया, कुछ फंडिंग भी दी, उन्होंने वो पैसा भी लगाया और फिर बहुत जल्दी वो उस पैसे को लूज कर गए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही होगा, बट जनरली ऐसा होता है। अब बाबा का ढाबा का ये भी कहना है कि सर इस समय प्रॉब्लम ये हुई कि कोरोना चल रहा था, इसलिए हमारा बिजनेस जो है चला नहीं। तो वट एवर में भी इस मेथड की सोच सिर्फ यही है कि एक न्यू बिजनेस भी कुछ प्रॉफिट कमाता है जो कि नॉर्मल होता है। अब सर बात यह आएगी कि एक नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जितनी आपने कैपिटल लगाई इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब यहां पर सर हमने कैपिटल कितनी लगाई, तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि हम लोग ना बेसिकली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ना ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो ली जाती है वो एवरेज ली जाती है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। एक एक करके हम चीजों को आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मतलब शुरू के 3-4 क्वेश्चन एकदम सिंपल होने वाले हैं, तो मैं आपको कोई 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा और बाकी होमवर्क में दूंगा। ठीक है सर। नाउ द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख। मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख रुपीस। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अब सर हमें तो चाहिए थी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ऑथर कह रहा है कि समझ लो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है। हमने कहा कैसे? वो कह रहे हैं मैं आपको मार्केट रेट बता रहा हूं। मार्केट के अंदर जनरली लोग क्या कमा रहे हैं? 15% कमा रहे हैं, तो आप इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो। इसका मतलब वो कहता है मैं कभी कभी ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टे सीधे नामों से लिखूंगा, तो आप समझ जाना। हमने कहा भाई ठीक है, क्या हो गया। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। वो कह रहे हैं कि भाई ये एक नई एडजस्टमेंट मैं अब लिखा करूंगा जो कि मैं पहले नहीं लिखता था, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर कह रहा है द प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख 360 एंड 420। तो मैंने कहा पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं और इसमें सर इंक्रीजिंग ट्रेंड है।
मैं तो वेटेड एवरेज निकालूंगा। मैंने कहा चुप कर, मारूंगा थप्पड़, ज्यादा ज्ञान मत दिखाना। टीचर को अगर तुम अपना ज्यादा ज्ञान दिखाओगे तो वो बुरा मान जाएगा। सिंपल एवरेज ही निकालनी है इसकी। ठीक है सर, सिंपल एवरेज निकालेंगे। काश सर इसमें हम वेटेड एवरेज निकाल के अपना ज्ञान दिखाते। तो ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान होता है ना, ये पुराने ग्रंथों में ही अच्छा लगता है। भगवान राम को बुलाया गया, सीता माता का स्वयंवर था कि आपने धनुष के ऊपर ना प्रत्यंचा चढ़ानी है, धागा चढ़ाना है। परंतु प्रभु राम ने तो धागा तो चढ़ाया, साथ में धनुष और तोड़ के दिखा दिया कि देखो मुझ में कितनी शक्ति है। तो एक्स्ट्रा करने से हम लोग किताबों में, धर्म में ताली बजाते हैं, रियल लाइफ में हम नहीं इस बात को अप्रिशिएट करते। आप सिंपल एवरेज निकालना। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। यानी सर यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा सुपर प्रॉफिट लेना है, और फिर कहते जी गुडविल की वैल्यू निकाल के बता दीजिए। हमने कहा चलिए बता देते हैं, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 हम करने वाले हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चे अभी पहली बार कर रहे हैं, कह रहे सर हमें तो अभी कुछ याद हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा लिखो, गुडविल की वैल्यू होती है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमेशा क्वेश्चन देगा, बिल्कुल देगा, नहीं देगा तो हम एज्यूम कर लेंगे। तो सर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 2। अब सर सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट्स कह लो या फिर एफएमपी कह लो। इसमें से आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करना है। ये होती है आपकी सुपर प्रॉफिट। ठीक है। इसमें सर एक नई बात और आ गई जो कि आप आगे के लिए समझ लेना कि हम जब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें ना एक एडिशनल एडजस्टमेंट दी जाएगी। वो एडजस्टमेंट दी जाएगी रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो जब भी रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दी जाएगी तो आपने क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, तब आपने सुपर प्रॉफिट्स को निकालना है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब पार्टनर ये कह रहे हैं भैया कल को जब हम पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करेंगे तो हमें पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है, हम उसको भी माइनस करेंगे, तब जाके आपको गुडविल की वैल्यू निकाल के देंगे। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक, कोई रीजन है नहीं, कोई टीचर आपको जबरदस्ती देते रहेंगे तो हम इसके लॉजिक में घुसने वाले नहीं है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स हो तो माइनस कर देना। सर ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट दिए 3 लाख, 360 और 420। तो मैं पहले क्या करूंगा, देखिए, तो मैंने कहा चलो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे 3 लाख प्लस 360 प्लस 420 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3,60,000। तो सर अब मैं क्या करूं, या तो आप ऐसे लिखो 3,60,000 आपके एवरेज प्रॉफिट्स है, माइनस पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन अभी माइनस नहीं हुई तो वो और माइनस कर दो, और इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। ऐसे लिख लो। कुछ बातें ना याद कर लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन माइनस कर दो। इसका मतलब ये समझ लो एफएमपी निकालने के लिए एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपको दी गई थी, वो आपको करनी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सैलरी जो है, एनुअल सैलरी टू पार्टनर जो है वो 60,000 ईच है, और इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर दिखाए गए हैं। तो सर क्या करूं, तो आप इसमें से क्या करो, 3,60,000 में से 1,20,000 ये माइनस कर दो, और फिर सर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो। अब सर ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स का सिंपल मतलब है कि एक नॉर्मली पर्सन क्या कमाता। तो एक नॉर्मल पर्सन कहता है कि भाई मैं तो व्यापार जब करूंगा तो उसमें कोई ना कोई कैपिटल लगाऊंगा। हाँ, जितनी भी कैपिटल लगाऊंगा उस पे एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो जरूर कमाऊंगा, जो हर आदमी कमाता है। हमने कहा भाई तुम अपनी कैपिटल बताओ। अनुज और बीनू कहते हैं भैया हमारी कैपिटल तो थी 10 लाख और मार्केट कह रही है कि नॉर्मल रिटर्न चल रही है 15%। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति न्यू बिजनेस शुरू करे, 10 लाख की कैपिटल लगाए तो उसे 15% की रिटर्न मिल जाएगी, अगर वो एक सही सलामत इंसान हुआ तो। इसका मतलब नॉर्मल रिटर्न होगी 1.5 लाख। हम यहां से 1.5 लाख को माइनस कर देंगे।
तो सर फिर ये हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, बताइए कितने आ जाएंगे। 240 माइनस 150, तो मेरी कैलकुलेशन तो वर्बली कह रही है 90,000 आएगा। सर आपकी वर्बल कैलकुलेशन से कई बार गलती हो जाती है, तो तुम सही कर लेना। लो जी, मेरे हिसाब से तो ये सीधा वर्बली काम हो गया। ओहो सर, क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। मैंने कहा पक्का तुम करोगे, तुम्हें मैंने होमवर्क दिया, इसमें कुछ है ही नहीं। गुप्ता और बोस फर्म चला रहे हैं और उस फर्म के अंदर गुप्ता और बोस कह रहे हैं जी हमने इन्वेस्ट किया था 50,000, ठीक है। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स वर 16,000, वो कह रहे हैं हम आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं 16,000। मैंने कहा धन्यवाद। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का 15%। सर ऊपर मार्केट की बात कर रहे थे या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो समझ जाओगे ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15%। तो यानी ये सुपर प्रॉफिट को लिखने का एक तरीका ही है और कुछ नहीं है। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल रिटर्न से एक्सेस प्रॉफिट्स। फॉर्मूले में, इक्वेशन में जाके देखो, समझने की कोशिश करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से अधिक। तो यही बात तो यहां पर लिख के बताई गई है, इन एक्सेस ऑफ 15%। 15% आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी ये सुपर प्रॉफिट की तरफ इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है। ओहो सर, कैपिटल लगाई 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो ये होगी 7,500। आपका नॉर्मल प्रॉफिट ये देखो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। 7,500 आपके ये प्रॉफिट्स हैं, इसमें से माइनस कर दो। आपके सुपर प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहे हैं 8,500, और फिर वो कह रहा है इसको 4 ईयर परचेज पे वैल्यू कर दो। तो कितना आंसर आ गया? 34,000 वैल्यू ऑफ गुडविल वर्बली आ गई। सर ये तो होमवर्क होगा, इसमें तो पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन नहीं है। मैंने कहा होती तो 16,000 में से माइनस कर देता। सर एक बार और दिखाओ, अभी मजा नहीं आया। मैंने कहा लो एक बार और देखते हैं, चलिए। अब वो कह रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी महक मेगा 1 लाख रुपए, ओके। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अब देखो जी, अब वो रेट ऑफ रिटर्न की बजाय, पहले वो रेट ऑफ रिटर्न लिख रहे थे, अब उन्होंने इंटरेस्ट का रेट लिख दिया। तो यानी इंटरेस्ट का रेट भी दिया हो तो वो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। इस बातों पर ज्यादा घबराना नहीं, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगाना है कि हाँ ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years वर 30,3642। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल। लो जी, कितना आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 15 था बस वही मुझे दिखाई दे रहा है, बस इसमें पार्टनर्स की सैलरी नहीं है। सर बिल्कुल मत करना, होमवर्क देना। मैंने कहा अच्छा, ओके। मतलब मैं क्या करूं, बुक आपको प्रैक्टिस करके मौका दे रही है कि कपूर साहब बच्चों को बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड कितना आसान है। हमने कहा चलो ठीक है। अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 8 लाख, ठीक है। देखो वो बता रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, धन्यवाद करो। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। एक बार और धन्यवाद करो, सीधा लिख रहा है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ओके। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आइए जी, अब मेरे पास एक नया कंसेप्ट आया। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट्स होते क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गुडविल नहीं है तो भी क्योंकि उसने व्यापार में, अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल जरूर एम्प्लॉय की है, तो उस कैपिटल के ऊपर उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बिजनेस प्रीमियम रिस्क रिटर्न। मतलब ये टेक्निकल भाषा का नाम है कि अगर एक व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा तो वो अपना पैसा बैंक में एफडी करा देगा। एक तरीके से हमारे यहाँ लोग समझते हैं एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रिस्क फ्री होता है, तो इसका मतलब अगर बैंक में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, तो अगर आपको 8% ही कमाना है तो झगड़ा क्यों करना, जाके बैंक में जमा कर दो। नहीं सर मैं तो बिजनेस करूंगा, तो इसका मतलब बिजनेस करने में नॉर्मली सभी लोगों को इस 8 से कुछ एक्स्ट्रा मिलता होगा, हाँ, उसे बिजनेस रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। लेकिन ये कुछ बुक्स इन बातों को मेंशन करती हैं
और कुछ बुक्स कहती हैं कि नहीं, जेनरस बनो, 12th क्लास के बच्चे हैं, बस इन्हें हम ये दे देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम इन्हें दे देंगे। अब वो कहते हैं कि लेकिन हम 12वीं के बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि भाई वो कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर निकालना सीखे। मैंने कहा लो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। देखिए, आप बैलेंस शीट की हेल्प से समझने की कोशिश करना कि बैलेंस शीट की मेजर आइटम्स क्या होती हैं। हालांकि स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे सर फॉर्मूला बता दो, हम रट लेंगे। कैपिटल है, रिजर्व्स है, आपकी लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज से मेरा मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज, जैसे कि क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, उनकी बात हो रही है। यहां पर आपके एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में पहले से गुडविल आ रही हो, आपकी बैलेंस शीट में पहले से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हो, इनसे हमें आपत्ति है। और आपके एसेट्स में हो सकता है लॉसेस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आ रहे हो। ठीक है, तो मैं सब तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज को ले करके चल रहा हूं। ठीक है, ये आपके मान लो अदर एसेट्स हैं, ये आपकी लेटर सपोज गुडविल की वैल्यू है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, ये आपकी लॉसेस की वैल्यू है। तो क्योंकि हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए एक तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि हम अपने बिजनेस की वजह से होने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के पैसे देते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था एफएमपी के अंदर कि हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न को हटा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है आपने अपने बिजनेस के बाहर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी वजह से आपको रिटर्न होती है, और वो आपके बिजनेस के रीजन से नहीं होती। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को हम हमेशा नॉन ट्रेड मानते हुए चलते हैं और उसको बाहर कर देते हैं। और ये वो एसेट्स हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस का मतलब होता है कि ये वो एसेट्स हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं सब, तो इनको बाहर कर दो। इसका मतलब आपने अपने व्यापार में एक तो पैसा ये लगा रखा है, ये आपका है, और ये आपने लोगों को देना है। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपको लेने हैं एसेट्स, और एसेट्स में ये 3 नहीं लेने, ये 1, ये 2 और ये 3 नहीं लेने, और उसमें से माइनस कर देनी है अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर देखिए, वो कह रहे हैं आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो हैं 22 लाख। तो मैंने कहा क्या इसमें गुडविल है? उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, इसका मतलब नहीं होगी। हमने क्या इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं? उसने कहा क्या मैंने कही है? मैंने कहा नहीं, तो नहीं होंगी। क्या इसमें फिक्टिशियस एसेट्स हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, इसका मतलब नहीं है। यानी ये हमारे नॉर्मल एसेट्स हैं और ये हमारी नॉर्मल लाइबिलिटीज हैं। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी, सॉरी मेरी वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालूं? आपने लेने हैं एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। तो 22 लाख माइनस 5,60,000, तो सर हमारे हिसाब से ये वैल्यू आती है 16,40,000। सर एक बात बताओ। मैंने कहा जी पूछो। सर हमारी ये जो साइड होती हैं ये दोनों तो इक्वल होती हैं। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, प्लस अगर गुडविल दी है, प्लस अगर इन्वेस्टमेंट दी है, प्लस अगर फिक्टिशियस एसेट्स भी दिए हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहते सर अब इसको दाएं बाएं घुमाते हैं। मैंने कहा घुमाओ। सर ऐसा करते हैं, पहले तो इस आउटसाइड लाइबिलिटीज को वहां ले जाते हैं। मैंने कहा ले जाओ। तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल, मैं इसको यहां लाया, इन्वेस्टमेंट को यहां लाया, फिक्टिशियस एसेट्स को यहां लाया, माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसका मतलब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी होता है तो कंसेप्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का यह भी एक तरीका है। लेकिन यह तरीका बहुत खतरनाक है। हम बच्चों को रिकमेंड नहीं करते कि आप कभी भी इस तरीके से निकालने की कोशिश करना, आप गलती करोगे।
तो हमारी हमेशा हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि आप एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज के तरीके से ही निकालना। अगर ऐसा ना हो तब ये मेथड लगाना। ठीक है सर, हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि देखो, हमने जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया तो हमने कहा कि एसेट्स लेना, लेकिन एसेट्स में गुडविल मत लेना। क्यों? क्योंकि गुडविल की तो मैं खुद वैल्यू निकाल रहा हूं ना, इसलिए इसको शामिल मत करना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को शामिल मत करना। क्यों? क्योंकि हम गुडविल निकाल रहे हैं, गुडविल अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट से होती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस के बाहर आपने कैपिटल लगाई है, इसको हटा दो। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ये एसेट्स ही नहीं है, नाम मात्र के हैं, लेकिन अकाउंटिंग की वजह से बुक्स में शो हो रहे हैं, ये होते हैं एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्चुअली बात की जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैपिटल ले लो प्लस रिजर्व ले लो माइनस फिक्टिशियस एसेट्स ले लो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट एट एज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो भाई ऐसा निकल सकता है, थ्योरेटिकल किताबों में भी लिखा हुआ होगा और बच्चे भी कहेंगे सर ऐसे भी तो निकल सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां होने के चांस होते हैं, इसलिए इसको मत करना। ठीक है, और मैं समझाऊंगा नहीं कि सर गलती क्यों हो जाती है। अब एक बात हो रही, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें फॉर्मूला बताया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपने अगर बिजनेस में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और बाजार में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिंप्लिसिटी के हिसाब से 10% है, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए लगाने वाला व्यक्ति भी 80,000 रुपए साल में कमा लेगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम डीप में कंसेप्ट में जाते हैं तो अकाउंटिंग कहती है कि भैया प्रॉफिट तो निकाला गया पूरे के पूरे साल का, प्रॉफिट निकाला गया पूरे के पूरे साल का। लेट अस सपोज आपने प्रॉफिट कमाया था 1 लाख और आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख। तो आप सभी को पता है जो प्रॉफिट होती है वो कैपिटल में प्लस हो जाती है। इसका मतलब ईयर के एंड में मेरी जो कैपिटल निकाली जाएगी वो निकल के आएगी 6 लाख। हां सर, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जो होता है वो ऐड हो जाता है। ये मेरी एंड की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो ये 6 लाख होगी। अब वो कहता है कि बताओ ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने कमाया, कंसेप्ट कहता है ये 1 लाख का प्रॉफिट आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमाया था या 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमाया था। तो मैंने कहा भाई ये तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमाया था, 6 लाख करके तो नहीं कमाया था। कहता है आपको बैलेंस शीट दी गई एंड की बैलेंस शीट में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो इसका मतलब है यहां पर आप जो फॉर्मूले में कैपिटल कैलकुलेट करके डाल रहे हो ना वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि कंसेप्चुअली गलत है। तो मैंने कहा तो क्या करूं? तो मुझे लोगों ने बताया कपूर साहब ओपनिंग कैपिटल भी गलत है। मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई आपने 5 लाख लगाए थे, 1 लाख का प्रॉफिट आपने ईयर के एंड पे जब अपना P&L बनाया तब निकल के आया, लेकिन असल में तो व्यापार में ये प्रॉफिट रोज घूमता रहा। तो यानी कि कैपिटल यहां पर 5 लाख थी और टाइम स्केल के हिसाब से बढ़ते बढ़ते यहां पर 6 लाख थी, और इनके बीच में कभी भी ना तो 5 लाख थी और ना ही 6 लाख थी। वो क्या थी? उन्होंने कहा वो ना एवरेज थी। इसका मतलब एवरेज कैपिटल होती है 5 लाख ओपनिंग, 6 लाख क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 5.5 लाख। इसका मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं बेटे कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, ना तो वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ना ही वो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, वो होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालने का तरीका जो होता है वो होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर इसका मतलब अब मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं? मैंने कहा हाँ निकालो। सर वो कैसे निकलेगी? एवरेज करने का तरीका आपको पता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। तो हमने बुक से बोला भैया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दो, उन्होंने कहा छोड़ो कपूर साहब, हमने 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछने हैं, आप बच्चों को तंग मत करना, आप सीधा बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी बुक कह रही है कि 12th क्लास के लेवल पर हम बच्चों को इस उलझन में नहीं डालेंगे कि उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी होगी। तो आप राहत की सांस ले सकते हो। इसका मतलब आपकी बुक ने यूज किया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक समस्या है, क्लास टेस्ट में आपका ट्यूशन टीचर, आप अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम देने जाओगे तो वहां का टीचर बोलेगा आपको पता नहीं क्या लोग पढ़ाते हैं, आपको ये भी नहीं बताते कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो मैंने कहा लो बता दो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें दिक्कत ना आए इसलिए मैं बता रहा हूं। कई बार तो क्वेश्चन में सिंपली दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड और कई बार क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सुपर प्रॉफिट्स। तो बेटे सुपर प्रॉफिट को निकालने का तरीका तो होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दे तो हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं इट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब यह कि बुक्स और सीबीएसई ये कह रही हैं कि बच्चों को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हम उलझाएंगे नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड में और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में। अगर क्वेश्चन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है तो आप कहना बहुत ही बढ़िया है, कंसेप्ट ओके हो गया। अगर क्वेश्चन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रहा, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है, तो हम उसे एवरेज मान लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो थे वो 22 लाख और 560 थे। इसका मतलब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड सर मैंने निकाली है ये बैलेंस शीट की डेट की है, इसका मतलब कि ये क्लोजिंग है, और सर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में यूज नहीं हो सकती। यानी एक समझदार टीचर क्या करेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी सिखा देगा। निकाल सकते हैं हम, यहां पर तरीका है, लेकिन मैंने आपको बताना है कि बेटे हमारी बुक्स कहती हैं कि मत निकालो। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई ना उसी को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर लो, उसी को मान लो। लेकिन हमारे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि सर यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। क्यों? क्योंकि बुक जब क्वेश्चन करती जाएगी फिर अचानक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड घुसाना शुरू कर देगी, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब सर इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता तो वो भी तो सर यही निकालेगा 16,40,000। मैंने कहा ठीक है निकालो जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर वापिस। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला कि सर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं ना, गुडविल को G/W, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ने क्या लिखा, G/W मतलब गुडविल लिख दिया मैंने, एंड नंबर ऑफ प्रॉफिट्स को मैंने NO लिख दिया। तो आप एग्जाम में ना प्रॉपर लिख के आएंगे। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.5 साल, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कंसेप्चुअली तो यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आप लिख दोगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस टीचर को पता नहीं होगा वो हो सकता है काट दे। अब यही विडंबना है। बताओ, जिसको नॉलेज होती है वो बेचारा कम नंबर लेता है और जिसको नॉलेज नहीं होती वो ज्यादा ले लेता है। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी 16,40,000, वो क्लोजिंग थी लेकिन हम उसको एवरेज ही मान लेंगे। हम कह रहे जी 12th क्लास के लेवल पर हमारे को ये झंझट में नहीं डालते, तो 1,64,000। सर सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज
माइनस नॉर्मल। अगर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स और दी होती तो मैं माइनस कर देता। तो हमें एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए थे 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,64,000। तो हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स हो गए ये हो गए 636 और ये हो गया हमारे पास 636। तो ये हो गया 6,36,000 इंटू 2.5, 15,90,000। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक जो हमने किया, इन सब में हमने आपको बस सिर्फ प्रोसेस को समझाने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया है क्लास में। आगे बढ़ते हैं 19th नंबर क्वेश्चन, होमवर्क। क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर दी हुई है और आपको उससे डील करना आता है। 20 नंबर होमवर्क। इन सब क्वेश्चन की मदद से आपको करते करते समझ में आ जाएगा कि सर तो बड़ा बेसिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 को करें इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब इसको आप रिवीजन के लिए मार्क कर लें। सर जी क्यों? क्योंकि इसमें एक तो वो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को कह रहा है। क्यों सर? यहां देखिए, कहता है एक फर्म के पास एसेट्स हैं 75,000 के, जिसमें कैश इंक्लूडेड है 5,000। अरे मैंने कहा भाई एसेट्स में तो कैश भी इंक्लूडेड होता है, डेटर्स भी होते हैं, स्टॉक भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे यह बताओ क्या एसेट्स में गुडविल है? नहीं। तो फिर ये लाइन मेरे किसी काम की नहीं है। सर अगर ऐसे लिखा होता एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 एक्सक्लूडिंग कैश, तो मैंने कहा भैया तब मेरे काम का होता, मैं इसमें जोड़ लेता। कैश को एक्सक्लूड थोड़ी करते हैं, वो भी एसेट्स होता है। इसका मतलब एग्जामिनर आपके साथ खेल खेल सकता है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग लिख करके। इंक्लूडिंग का मतलब है कि ये वाला कैश 5,000 75,000 में पहले से था, तो मैंने कहा था तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना, यानी ये मेरे लिए एक बेकार की बात है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000, ठीक है। तो मैंने कहा लो जी क्वेश्चन नंबर 21। जितनी देर में पढ़ेंगे उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर हमें निकालना है पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है एसेट्स लो जिसमें गुडविल ना हो, इन्वेस्टमेंट्स ना हो, फिक्टिशियस एसेट्स ना हो, और अपनी लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। हमारे एसेट्स थे 75,000, कैश उसमें पहले से शामिल था तो मुझे कुछ करना नहीं है। क्रेडिटर्स मेरे पास थे 5,000, इसका मतलब मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000। इसी को मैं एवरेज मान लेता हूं, ठीक है। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। तो अगर मैं रिजर्व को जोड़ दूं और कैपिटल के बैलेंस को जोड़ दूं तो भी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, लेकिन हम हमेशा एसेट साइड पे निकालना प्रेफर करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी है 20%, तो चलो जी नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सर ये हो गई 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो सर ये होगी हमारे पास 14,000। ठीक है जी, जो जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में प्रोसेस कीजिए, नहीं तो पेपर पे लिख लीजिए जैसे हमने लिख लिया। फिर क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। ओ माय गॉड सर, यहां पर तो गुडविल की वैल्यू ही बता दी 24,000, तो फिर हमसे चाहता क्या है ये? ओके, गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है जी, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स है। वो कहता है कपूर साहब जो गुडविल है वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू 4 ईयर्स परचेज। गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000, सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं, ये हो गया 4, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हो गया 6,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, और ये वैल्यू कैसे आई? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से आई। ठीक है,
तो इसको यूज करके मैंने सुपर प्रॉफिट 6000 निकाल लिया। अब वो कह रहा है भाई साहब आपको बताना था एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब ये, वो कहता है सीधे क्वेश्चन तो सभी बच्चे बना लेते हैं, आप एवरेज प्रॉफिट बता दो। मैंने कहा लो जी, मुझे बताओ कि सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। सर सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट सर ये रहे, सुपर प्रॉफिट सर ये रहे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएंगे। हाँ सर, ये तो गणित की बात है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स माइनस नहीं सर, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स। तो सर ये 6000 है, ये 14000 है, तो हमारे जो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए वो 20000। आंसर आ गया, लो जी खत्म। जैसे ही हमने ये किया, उसने एक और क्वेश्चन का मेरे ऊपर वो डाल दिया। ठीक है, आप रिवीजन के लिए इसको भी मार्क कर लो। इसमें वो ये क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर एवरेज प्रॉफिट हमारे 2 लाख हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हो, गुडविल की वैल्यू 2,50,000 हो, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है जी अब आपको ना कैपिटल एम्प्लॉयड पता लगानी है। मैंने कहा लो, तो ये भी वैसा ही है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाएगा। वो कह रहे हैं कि गुडविल जो है वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यू आपको दी गई है 2,50,000। सुपर प्रॉफिट्स हम ढूंढ लेंगे, ये है 4, तो सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, ये हो गया 10, 4 2 जा 8, ये हो गया 20, 4 5 जा 20। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट होते हैं एवरेज माइनस नॉर्मल, तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे सुपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो है 2 लाख। ठीक है जी, तो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो इसका मतलब हमने यहां पर गलत लिख दिया। हमें ऐसे लिखना चाहिए था कि हमें ऐसे लिखना चाहिए था, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2 लाख, सुपर प्रॉफिट दिए हुए हैं 62,500, तो ये हमारे हो गए 7,500, 1,37,500। फिर हम लिखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास आए हैं 137,500, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ढूंढनी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10%। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 137,500 इंटू 100/10, 13,75,000। लो जी, ठीक है सर, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हमने आपको पास्ट एडजस्टमेंट दी तो आप कर पाओगे। मैंने कहा लो भाई, पास्ट एडजस्टमेंट में ऐसी कौन सी बात है, हम सब पास्ट एडजस्टमेंट तो करनी जानते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जाने वाले हैं, इनको खूब आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
जिस क्वेश्चन में आपको लगे कोई नई बात है उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में बस यही बातें आएंगी। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होती हैं, बिलीव मी। ज्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में, आपको 2-4 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू।